Assalamu alaikum students. Let us start today. Today's topic is about solution of MCQs that I have given you as an assignment. Let us start. Okay, let me first get the marker right. So this is MCQs on electric field and Gauss's law, etc. So ये सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने डाला था असाइनमेंट आपके लिए, तो ये क्वेश्चंस आज हम आपको दिखाएंगे ये कैसे करने थे, क्या इनका सॉल्यूशन है. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे इन गॉसेस लॉ जो E डॉट डी एस है, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, equals K enclosed by epsilon naught. The field E is produced by, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है. तो इसमें चार ऑप्शंस हैं. Only charges inside the Gaussian surface, only charges outside the Gaussian surface, both charges inside and outside the Gaussian surface, changing magnetic field. तो ये हमें पता है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है that is produced only by, that is इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड is produced by both charges whether they are inside or outside the Gaussian surface. मगर ये जो चीज है ये फ्लक्स जो है it is only produced by inside. मगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है the field E is produced by both the charges inside and outside the Gaussian surface. तो इसका सही C है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज प्रोड्यूस्ड. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन पैदा करता है गॉसेस लॉ में जो ऊपर लिखा है. तो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी चीज जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ, ये आपका E डॉट डी एस, ये सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया. इससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं इज Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये जो फील्ड जो है फील्ड इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड. जो भी चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड हूं या आउटसाइड हूं, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है E. और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी ये सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. दिस इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज, इसमें जो है कंट्रीब्यूशन है चार्जेस इनसाइड जो होते हैं सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लक्स में इनसाइड गॉसियन सरफेस. तो सिर्फ इनसाइड वाले, ओनली चार्जेस इनसाइड द सरफेस. तो ए इसका सही. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन नंबर 14. ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज. जो स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है तो इस पे चार्ज क्यू है और इस पता है चार्ज पूरे शेल पे फैलता है, इज इनसाइड. तो अंदर क्या होता है शेल ऑफ चार्ज के लिए अंदर जो फील्ड होता है, आपको याद होगा अंदर फील्ड जो है वो जीरो होता है. So it is non-zero, गलत, different, गलत, always zero only if the distribution of charge is uniform. This is important. Shell of charge में अगर ये सिग्मा जो है अगर वो कांस्टेंट होगा, इन्हें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम बोलते हैं. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसका मतलब है सिग्मा इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस, उस केस में E जीरो होता है. If the charge is not uniformly distributed, अगर चार्ज ऐसा होगा यहाँ चार्ज ज्यादा है, यहाँ कम चार्ज है, यहाँ कम चार्ज है, तो इस केस में जो फील्ड इनसाइड होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो तभी होता है जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है. सो वी हैव जीरो ओनली इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charges is uniform. So D is the correct option है. So question number 15 जो है ये है the electric field inside a sphere with a uniform volume charge density is proportional to.
अब ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट है, ये बोलता है कि हमारे पास एक स्फीयर है विद यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ चार्ज सरफेस पे नहीं है, चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, और इसका रो जो है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो कांस्टेंट है। तो ये किया है हमने, इसमें जो फील्ड होता है वो सेंटर पे 0 होता है, और जितना हम बाहर जाते हैं फील्ड उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू आर। जितना आर ज्यादा होगा, जितना हम दूर होंगे उतना फील्ड बढ़ेगा। तो इसका ये जो है इज प्रोपोर्शनल टू आर, सिंपली प्रोपोर्शनल टू आर। सिक्सटीन क्वेश्चन जो है ये कह रहा है हमें द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज। तो ये टॉपिक हमने अभी कवर नहीं किया था। आई थिंक एक मिनट, यहाँ पे मैं स्पेस क्रिएट करता हूं, इसको रब करके। सो ये जो है, इफ वी हैव ए कंडक्टर है हमारे पास, नाउ आई हैव ए कंडक्टर, सो आई हैव ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप, से कंडक्टर है, ये क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंडक्टर के सरफेस पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होता है, अगर इस पर चार्ज हम डालेंगे, तो इस पर चार्ज हम डाल रहे हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट ये इरेगुलर शेप का कंडक्टर है तो सिग्मा विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, चार्ज डेंसिटी विल बी डिफरेंट। तो किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होगा ये दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये यूनिट वेक्टर आर हम दिखाएंगे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स हर जगह। अगर यहां देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यहां आर ऐसे होगा, ई भी इसी तरफ होगा। ये तो बाहर का फील्ड है। अंदर कितना फील्ड होगा? अंदर फील्ड 0 होगा। कोई भी शेप चार्ज हम डालेंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनफैक्ट चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो अंदर का फील्ड होगा इट विल बी 0। The charge will distribute in such a way on the surface so that the field inside the conductor is 0. This follows from Gauss's law. The electric field inside a conductor is, इसमें एक चॉइस है डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर डिपेंड नहीं करता है कंडक्टर के केस में। So it is always 0, A choice. So now let's move to the next question. Question number 17. Question number 17 में डिस्कशन में है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये वाला, तो आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। तो ये हमारा यही सिचुएशन है। इफ कोई चार्ज्ड कंडक्टर, इस पर चार्ज है तो ये चार्ज इसके सरफेस पर फैला होगा, तो ये चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा जिसे बोलते हैं आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये टॉपिक अलग टॉपिक है, इसको हम यहाँ डिराइव नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो यहां पर हम सीधे बोलेंगे इसकी जो इक्वेशन है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ही है। तो इसका इक्वेशन ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये याद रखिए, यही रिलेशन हमें मिलती है फॉर अनदर रिजल्ट, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आगे हम
आगे इस पर क्वेश्चन आएगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी का भी यही फॉर्मूला है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। ये टॉक कर रहा है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, बट आउटसाइड, तो इसमें हमें ये स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, सिग्मा इज कांस्टेंट। तो बाहर जो है पॉइंट पी बाहर है एट ए डिस्टेंस आर, तो यहाँ फील्ड कैसे वेरी करता है वो हमें पता है। आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी फॉर्मूला है आउटसाइड 1/4π0 q by small r square. So E is inversely proportional to r square, that is E is proportional to r is power -2. So E is proportional to r is power -2, ये इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस r फ्रॉम द शीट एज। तो शीट के लिए जो फॉर्मूला है फील्ड की वो हम लिखेंगे, वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें r है ही नहीं, इसका मतलब है अगर इसमें r है ही नहीं तो इसमें r का पावर 0 है, हम लिख सकते हैं r इज पावर 0 बिकॉज एनीथिंग इज पावर 0 इज 1। तो इसमें ये प्रोपोर्शनलिटी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू r इज पावर 0, मतलब है ये r पे डिपेंड नहीं करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कह रहा है सिलेंडर ऑफ रेडियस r इन लेंथ l इज इमर्स्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू इट्स एक्सिस। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके डायमेंशंस दिए गए हैं, इसकी लेंथ l है, रेडियस इसका जो है वो r है। इसको हमने क्या बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इमर्स किया पैरेलल टू इट्स एक्सिस। नाउ ये है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, लाइक दिस, ऐसे आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इमर्स किया है। क्वेश्चन है द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। तो इसकी जो सरफेस है उसके थ्रू कितना फ्लक्स है। इसमें सरफेस 3 पार्ट्स में, एक है आपका ये एंड प्लेन सरफेसेस, एंड केप्स भी हम कह सकते हैं, और ये है कर्व्ड सरफेस, यहां से ऐसे, तो ऐसे कर्व्ड सरफेस है इसकी। तो ये लाइन्स है कर्व्ड सरफेस को टेंजेंशियली काट रही हैं, इसलिए वहां कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 है थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब यहां से ये जो एंड केप्स हैं फील्ड उनको नॉर्मली काट रहा है, और यहां भी नॉर्मली काट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर मसला ये है यहां पे जो है फ्लक्स, यहां फ्लक्स नेगेटिव है क्योंकि फील्ड लाइन्स अंदर है। यहां अगर एयर वेक्टर डालेंगे वो बाहर की तरफ होगा डेल्टा एस, फील्ड यहां पर होगा तो थीटा 180 डिग्री है, तो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का वो नेगेटिव है। यहां एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो यहां पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स आपस में कैंसिल करते हैं, कर्व्ड सरफेस पर कोई फ्लक्स है ही नहीं, सो टोटल फ्लक्स जो है वो 0 है। सो टोटल फ्लक्स इज 0, तो इसमें ये आंसर है डी। अब इसमें खास बात जो है इसको हम पहले यहां से रब करते हैं। अगर ये सिलेंडर जो है अगर फील्ड किसी और डायरेक्शन में भी होगा, से वी हैव फील्ड लाइक दिस, सो फील्ड इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इज लाइक दिस, और सिलेंडर ऐसे है, या सिलेंडर जो है किसी भी ओरिएंटेशन में है, से सिलेंडर ऐसे है, तो ये सिलेंडर का एक्सिस है। तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स। इस केस में भी टोटल फ्लक्स जो है 0 है, क्योंकि जितनी लाइंस अंदर जा रही है उतनी लाइंस बाहर आ रही है। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में इमर्स्ड होगी, इफ वी हैव एनी बॉडी ऑफ एनी शेप इमर्स्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी शेप, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी भी शेप का है, वो जरूरी नहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मगर एज लॉन्ग एज द बॉडी इज इमर्स्ड इन द फील्ड
the total flux through it is 0. So next question पे आते हैं. यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r है आपके पास. ऐसे मैं दोबारा बनाता हूं. ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका रेडियस r है. तो यहां पर भी हम दिखा सकते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बाउल इज, तो बाउल की जो ये सरफेस है, ये इसके थ्रू कितना फ्लक्स है. अब ये जो बाउल की सरफेस है वो कर्व्ड है, इसका फ्लक्स निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. पूरे सरफेस पर हमें इंटीग्रेशन करनी है. E डॉट ds ऐड करना है पूरे सरफेस के लिए. और डिफरेंट पॉइंट्स पर यहां पर थीटा डिफरेंट होगा, एंड देन इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. मगर अगर हम एक इंटेलिजेंस करें, जो फील्ड लाइन्स इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू गुजरती है, अगर यहां से फील्ड आ रहा है, जो लाइन्स कर्व्ड सरफेस के थ्रू जा रही हैं, वो वही लाइन्स हैं जो इसके एंड, अगर आप एंड केप मानेंगे, एंड केप के थ्रू जा रही है. लाइक दिस. यहाँ पे एंड केप जो है, जो प्लेन है, जो इस प्लेन सरफेस के थ्रू जा रही है, वही तो आगे बाउल के थ्रू जा रही है. और ये जो आगे का फेस है, प्लेन है, ये प्लेन है, तो ऑफ रेडियस r, तो इसका एरिया जो है वो पाई r स्क्वायर है. जो जितनी लाइन इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू जा रही हैं, वो वही लाइंस हैं जो पाई r स्क्वायर एरिया के थ्रू जा रही हैं. सो फ्लक्स जो है, flux would be field into area, E into S. S is the area, S. So it is E into pi r square. तो यहां पर देखिए E into pi r square A ऑप्शन है हमारा. So again I will have to rub some of it. So now next question 22 जो है, 22 क्वेश्चन नंबर जो है वो हमें क्या बताता है. A hollow cylinder has a charge q at its geometrical center. तो ये हमारे पास एक hollow cylinder है. It has charge q at its geometrical center. If I is the electric flux passing through its curved surface. So curved surface जो है, ऐसे जो surface है, उसके through flux phi है. Then the flux passing through one of its plane surfaces is, तो इनमें से यहाँ एक plane surface है, इसको हम बोलेंगे phi p. ये हमें निकालना है, ये कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब इसमें Gauss's law इस्तेमाल करेंगे. Gauss's law बताता है टोटल फ्लक्स जो है, इट इज q by epsilon naught. q is enclosed चार्ज जो अंदर है गॉसियन सरफेस. हम इसी सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मानेंगे. तो टोटल फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू एंड केप, दैट इज फ्लक्स थ्रू प्लेन p, एंड देन अगेन फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन. तो ये ट्वाइस बनेगा, प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, जिससे हमें जिसका जो फाई दिया गया है, दिस इज कॉल्ड q by epsilon naught. तो टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स ऑफ टू प्लेन सरफेसेस एंड सरफेसेस and flux of the curved surface. Now we have to find this. Now for that we will take this phi here. So it becomes 2 phi p equals q by epsilon naught minus phi. So phi p would be 1 by 2 q by epsilon naught minus phi. So that is some answer here, 1 by 2 q by epsilon naught minus phi. So this B is the option. Now question number 23. Question number 23 में बोल रहा है प्लेन सरफेस ऑफ एरिया. ये जो है यहाँ पे प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, इसका एरिया A है. इस प्लेस इन यूनिफॉर्म फील्ड A शून, तो फील्ड ऊपर की तरफ है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है. इसके लिए हमें यहाँ इसका एरिया वेक्टर दिखाना है. तो यहाँ एरिया वेक्टर जो है लाइक दिस, नॉर्मल टू दिस, ये एरिया वेक्टर है. तो E डॉट S, इनके दरमियान ये एंगल है. तो ये एंगल किसके बराबर है. सो दिस एंगल, अगर हम इस डायरेक्शन को बैकवर्ड ले जाएं,
तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब ये देखिए, ये एंगल 60 है, यहां पर ये जो है ये एंगल भी 60 होगा, क्योंकि ये एंगल 30 होगा। ये 60 है, ये एंगल 30 है। अब ये 90 है, तो ये एंगल भी 60 होगा, तो उस हिसाब से ये एंगल भी 60 होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है जिसके जरिए आप दिखा सकते हैं कि ये एंगल यहाँ 60 डिग्री है। सो फ्लक्स जो होगा, इट वुड बी E electric field into area, that is S, into cos of theta, that is cos of 60. So ES is area, area is in fact A, तो directly हम A लिख सकते हैं यहाँ पर, area vector A. So EA cos of 60 is 1/2. So 1/2 EA is the answer. EA/2, that is C option. So let us move to the question here. ये क्यूब वाले क्वेश्चन है। तो a charge cube is placed at the surface of a cube. The electric flux through the surfaces of the cube. In fact यहाँ पर होना चाहिए the electric flux through the other surfaces of the cube. Actually क्वेश्चन को मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास एक क्यूब है, तो इसके 6 सरफेसेस हैं। तो एक सरफेस पे आपका चार्ज है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू फॉर एग्जाम्पल। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। अब यहाँ से जो फील्ड लाइंस हैं डिफरेंट डायरेक्शनों में जाएंगे, यहाँ से ऊपर नीचे बाईं तरफ। अब इसमें ये बोलता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी यहाँ से कितना फ्लक्स का टोटल। तो इसको करने का तरीका जो है, सिंपल सोचने का तरीका है, आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर इसके एडजेसेंट आप एक और क्यूब विजुअलाइज कीजिए ऐसे। सो ये चार्ज क्यू जो है, अब ये एक क्यूबॉइड के बीच में आ गया। क्यूबॉइड 2 क्यूब्स का बना है, एक रियल क्यूब जिसके थ्रू हमें, और दूसरा हमने हाइपोथेटिकल क्यूब यहां बनाया। अब चूंकि ये बीच में है, यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे 50% ऑफ फील्ड लाइंस विल मूव टू द राइट और हाफ जो है वो लेफ्ट वाले इस क्यूब में पास होंगे। सो 50% ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द क्यूब, रियल क्यूब, एंड 50% ऑफ द फ्लक्स फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द imaginary cube. Therefore it will get divided equally into 2 parts. So flux through this cube जो हमारा question है, it will be half of the total flux. So we will have flux through cube would be half of flux, total flux. So total flux is q by epsilon naught. So ये 2 यहाँ पर आएगा. So it is q by 2 epsilon naught. So it is this. अब इसमें और questions बनते हैं। से दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें है क्यू, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो एज में, एज यहां पे होता है, यहां पे। तो एज के लिए हमें दूसरी डायग्राम बनानी पड़ेगी। पहले इसको हम यहां डिलीट करते हैं। सो अब हमारा अगेन हम क्यूब बनाते हैं। वैसे तो अब आप विजुअलाइज कर सकते हैं। यहां पे, अब यहां पे आपका चार्ज क्यू है एज पे, तो यहां पर आप विजुअलाइज कर सकते हैं। यहां पर एक और क्यूब है, ठीक है, ऊपर और 2 क्यूब्स आप सोच सकते हैं। यहां पर एक क्यूब, यहां से एक क्यूब, इसके ऊपर, इन 2 क्यूब्स के ऊपर आप सोच सकते हैं। ठीक है, इन 2 क्यूब्स के ऊपर आप और 2 क्यूब्स सोच सकते हैं। तो ये फिर ये जो चार्ज जो है, इट विल बी एनक्लोज्ड विद इन 4 क्यूब्स, और उसका जो फ्लक्स जो है
वो 4 क्यूब उसके सरफेसेस के थ्रू जाएगा। तो ए क्यूब के, ये जो हमारा रियल क्यूब है, इसके थ्रू जो फ्लक्स पास होगा, इट विल बी 1/4 ऑफ द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स इज Q by epsilon naught, so it will be Q by 4 epsilon naught in this case, एज वाले केस में। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है चार्ज Q is placed at the corner of the cube। अब अगर ये चार्ज इसके बजाय यहाँ पे होगा, कॉर्नर पे चार्ज Q होगा, तो हम दिखा सकते हैं ये अब 8 क्यूब्स में डिवाइड होगा। अब आप सोच सकते हैं यहाँ आपके 1 2 इनके ऊपर और 2 क्यूब्स, तो 4 क्यूब्स उस तरफ और फिर 4 क्यूब्स इस तरफ अपने तरफ जहां से आप देख रहे हैं, तो ये 8 क्यूब्स के बीच में आएगा। तो उस केस में फ्लक्स जो है 8 क्यूब्स में डिवाइड होगा और ए क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स होगा इट विल बी Q by 8 epsilon naught। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 27। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस दिया गया है 0.1 मीटर। टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 0.036 न्यूटन पर कूलम just above the surface, इन सरफेस के ऊपर, इट विल बी आउटसाइड द सरफेस। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन्स हम यहां रखें इसके सरफेस पे, ताकि यहां पे जो फील्ड होगा, इनफैक्ट वो फील्ड अंदर की तरफ होगा, उसका मैग्नीट्यूड इतना। तो हमें n की तादाद निकालनी है। पहले लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है, इट इज 1/4 pi epsilon naught Q by capital R square। इस जो जस्ट आउटसाइड मीन्स ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड और सरफेस पर जो फील्ड होगा वो सेम होगा ऑलमोस्ट। सो हम सरफेस की फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इससे यहां तक जो फर्क होगा दैट इज नेग्लिजिबल। ही इज सेइंग जस्ट above, so we can take the formula of on the surface। now Q किसके बराबर है? Q is the total charge। if n is the number of electrons, then Q would be equal to Ne। तो Q के बदले हम लिख सकते हैं, so E is equal to 1/4 pi epsilon naught and E by R square। अब इसका वैल्यू भी आपको पता है, E का वैल्यू दिया गया है, R का वैल्यू भी दिया गया है। E, you know, charge of electron, so you can use E is also known, this is also known, so N can be found। so ये आपके लिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ता हूं एंड आप इवेलुएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द नंबर्स। और आंसर मैं आपको बताता हूं 27 का, it would be 2.5 into 10⁵। so this is a numerical exercise for you to prove this thing, to show this thing। so next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि which of the following graphs represents the variation of electric field of a charged conducting spherical shell, charged conducting spherical shell of radius r। तो रेडियस r वाला हमारे पास एक शेल है मगर कंडक्टिंग शेल है, एक कंडक्टर है। ये कैपिटल R रेडियस है और स्मॉल r डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो कौन सा फील्ड पिक्चर है, वेरिएशन ऑफ फील्ड विद डिस्टेंस। पहली बात ये नहीं बताया गया कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, पर एक बात याद रखिए, इफ यू हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर, उस पर अगर आप चार्ज क्यू डालते हैं, दैट चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दिस बिकम्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये शेल वाला केस बन गया, यूनिफॉर्म शेल। तो यूनिफॉर्म शेल में हमें पता है इनसाइड होता है फील्ड 0 और बाहर जो फील्ड होता है इट फॉलोज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ कौन सा ग्राफ है जहाँ फील्ड इनसाइड 0, तो इनसाइड यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐसे इनसाइड फील्ड नहीं होता है, इनसाइड फील्ड इज 0। सो दिस इज द ओनली ट्रू पिक्चर, इनसाइड द फील्ड इज 0 और आउटसाइड ऐसे वेरी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो इसलिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर ये किसका ग्राफ, अगर ये क्वेश्चन होता है कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली
चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यानी जिसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वहां ये वाला ग्राफ से होता। तो ये जो ग्राफ है ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का है, सॉलिड चार्जेड स्फीयर का है। किसका? ये चार्जेड स्फीयर का। ये ऑलरेडी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r। तो चार्ज यहां पे है, ये है Gaussian surface of radius r। अब क्वेश्चन है if the radius is doubled, ये Gaussian surface है, तो अगर रेडियस डबल करते हैं then the outward flux will be reduced, remain the same with doublet। तो कितना फ्लक्स होगा? क्वेश्चन ये है कि आर के थ्रू अगर फ्लक्स कुछ होगा तो अगर रेडियस डबल करेंगे गॉसियन सरफेस का, ये गॉसियन सरफेस 2 है, पहली सरफेस 1 है, तो फ्लक्स कितना होगा? तो आप ये मत सोचे कि ये बढ़ गया तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां से जो फील्ड निकलेगा, जो फील्ड लाइंस अंदर के सरफेस के थ्रू गुजरेंगे, वही फील्ड लाइंस तो बाहर के सरफेस के थ्रू। तो इसलिए जो हमारा फ्लक्स है, flux through inner surface and outer surface is same, so flux will remain same। अब ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअली आपके लिए नहीं है, यू मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स। तो फिर भी हम करते हैं। चार्ज इज द, चार्ज के बारे में क्वेश्चन है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फिनोमिना, ओनली मैग्नेटिक फिनोमिना, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। So it produces both electric and magnetic phenomena। जो भी electric and magnetic phenomena हम देखते हैं, they are only because of charge। Charge is the property of matter। तो मैटर में अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फिनोमिना होते, ना हमारे पास मैग्नेटिक फिनोमिना होता है। तो हम इनफैक्ट कहेंगे कि दुनिया जो हम देखते हैं जो, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी करती विदाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? और ये भी चार्ज के बारे में है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो करेक्ट है। इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज इफ इट इज स्पीड अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या चार्ज जो है बॉडी का वो स्पीड पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ स्पीड। अगर है तो जैसे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी तो चार्ज बढ़ेगा। मगर हमें एक प्रॉपर्टी पता है चार्ज की कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड, स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। इवन इफ ए चार्ज मूव्स एज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज मेड टू रिमेन सेम। So this is the incorrect statement। आगे फिर भी देखते हैं। The charge of a body does not depend on its speed। ये सही है, does not depend on speed जो अभी हम कह रहे हैं। Charge is quantized, भी हमें पता है charge is quantized, Q is equal to plus minus NE। So let's move to the next question। तो हम इग्नोर करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये फोर्स पर, बेसिक फोर्स पे क्वेश्चन है, आपके लिए बेसिक क्वेश्चन है। सो 33 पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इसका SI यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय चार्ज, हो गया न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, हो गया कूलम पर मीटर, तो कूलम पर मीटर। और आगे है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका है कूलम पर क्यूबिक मीटर, तो ये इसका सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सही क्या सही नहीं है? नॉट ट्रू। These lines intersect 8 points where electric field is maximum। ये गलत बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। We know electric field lines do not intersect। तो यहां पर बोलते हैं इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर फील्ड लाइंस आर डेंस। जहां नजदीक फील्ड होता है, नजदीक फील्ड लाइंस होती है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, और जहां दूर दूर जाती है लाइंस, वहां फील्ड वीक होता है। ये भी सही बात है। दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
तो इसलिए ए वाला जो है वो है तो ए ही गलत, मगर हमें गलत ही ढूंढना है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है डायपोल के बारे में, ये भी 12th का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एनी डायरेक्शन वेरीज विद डिस्टेंस आर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको 12th क्लास में, इट वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ डिस्टेंस, आर इज पावर -3 इसका रेशियो है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें हम लाइन इंटीग्रल लेंगे E डॉट डी एल, जिसे हम बोलते हैं वी गो फ्रॉम ए टू बी, सो वी कैलकुलेट E डॉट डी एल। तो हमें बताया है ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स, कहां से शुरू किया यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उन पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ चोजन। आप इस रास्ते से जाओ, से दिस इनिशियल पॉइंट दिस फाइनल पॉइंट, तो वही वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा। अब वो दूसरा पाथ आप चुनोगे तो वही वैल्यू मिलेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड्स ऑन पाथ गलत है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट गलत है, इट डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ द पाथ चोजन। तो डी इसका है एंड पॉइंट्स, कहां से शुरू किया कहां से खत्म किया इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज नॉन जीरो, कोई भी वेक्टर फील्ड है से ए डॉट डी एल, it is non-zero and it is finite, there is some value, closed नहीं है, closed surface नहीं, closed के बगैर है। सिंपली हमारा ये है कि a dot dl जो है it is non-zero, इसका कुछ वैल्यू है से E dot dl या कोई और। अगर इसका इंटीग्रल खत्म नहीं होता है तो ये कैसा फील्ड है, तो इसकी फील्ड को क्या बोलते हैं, इस फील्ड के दो नाम है, इट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फील्ड, इट इज कॉल्ड एज इरोटेशनल फील्ड, दोनों। अगर किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो है तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा वो इरोटेशनल है यानी उसमें कर्ल नहीं है। इरोटेशनल का मतलब है उसका कर्ल जीरो है, ठीक है। सो इसमें ए और सी दोनों सही है, यानी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ये चॉइस इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो हमने बता दिया आपको डिफरेंशियल फॉर्म में डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है इट इज रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ ई के बदले लिखा है ऐसे वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सॉलिड एंगल पे है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r by 2 ऑन द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज द एरिया इज पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो सॉलिड एंगल हमारे पास जो है सॉलिड एंगल की फॉर्मूला, सॉलिड एंगल जो है अगर हम लिखेंगे डी ओमेगा इट इज इक्वल टू डी एस बाय आर स्क्वायर, बाय आर द डिस्टेंस। ये सॉलिड एंगल की फॉर्मूला है। जिस तरह लीनियर एंगल की फॉर्मूला है एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, ठीक है, आर्क एस। अगर यहां से यहां आर्क डालेंगे आर्क एस बाय रेडियस आर। सॉलिड एंगल स्पेस में होता है, ठीक है, इसको स्पेस के हिसाब से हम लेते हैं। जैसे ये स्पेस में है, ये है सॉलिड एंगल डी ओमेगा, और यहाँ पे ये आपका ये जो पैच हमने बताया ये इसका एरिया डी एस है, और इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर यहाँ इस पॉइंट से वो आर है। तो ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा जो है ये स्पेस वाला एंगल है, ठीक है, कोन जैसा। तो ये डी एस बाई आर स्क्वायर के बराबर है, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में ये है कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर बाई 2। तो स्फीयर के सरफेस पर एक सर्कल है जिसका रेडियस है r by 2, तो वो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है। तो इसका अगर हम देखेंगे यहाँ हमारे केस में डी एस वुड डी ओमेगा वुड भी सॉलिड एंगल वुड भी एरिया कितना बनाएगा, क्योंकि रेडियस जो सरफेस पे है स्फीयर के सॉलिड के स्फीयर के सरफेस पे, इट विल बी डी एस वुड बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इज एरिया इट इज पाई आर स्क्वायर। मगर वहां कितना रेडियस है जो सर्कल है r by 2 स्क्वायर, और स्फीयर का रेडियस r है तो r स्क्वायर।
तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आर तो ऊपर 2 है तो ये आर स्क्वायर है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो बचा क्या पाई और ये 2/2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये डिनोमिनेटर में होगा तो पाई स्क्वायर बाई 4 होगा इसका आंसर। अब ये सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, द फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज्ड वायर इज दिस। तो ये चार्ज्ड वायर जो है उसका फील्ड दिया गया है, द फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम द सेम वायर विल बी। तो ये वायर का फील्ड है 1 mm पे 1 सेंटीमीटर पे बताया गया है, 5 सेंटीमीटर पर कितना होगा। The field at a distance of 1 centimeter, I think I will first create a space here. ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर, the field at a distance of 1 centimeter from a straight long charged wire, ये charged wire है, इस पर लैम्डा होगा चार्ज डेंसिटी से प्लस लैम्डा। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे फील्ड कितना है 8 न्यूटन पर कूलम। अब हो रहा है क्वेश्चन 5 mm की दूरी पे, 5 mm इज हाफ ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन वी नो फील्ड ड्यू टू वायर इज 1 लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। डिस्टेंस का डबल होगी e हाफ होगा, डिस्टेंस अगर हाफ होगी e डबल होगा। तो यहां डिस्टेंस क्या होती है, पहले 1 सेंटीमीटर है, फिर चेंज होके ये 0.5 mm हो गई और 5 mm हो गई। 5 mm is half of this centimeter, तो डिस्टेंस हाफ हो गई, डिस्टेंस हाफ होगी तो फील्ड जो है डबल होगा। सो फील्ड डबल होगा, पहले 8 न्यूटन पर कूलम था, अब 16 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm from a plane sheet has a magnitude 8 Newton per coulomb. The field at a distance of 2 mm from the same sheet will be. अब शीट की बात आ रही है, शीट में भी अगर आप ऐसे सोचें कि डिस्टेंस जो है अब डिस्टेंस डबल होगी तो फील्ड हाफ होगा, तो आप लिखेंगे 8 न्यूटन पर कूलम का 4 न्यूटन पर कूलम, तो वो गलत होगा। शीट का फील्ड जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और तो आर पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिस्टेंस कम हो या ज्यादा उसका असर नहीं होगा, तो फील्ड विल रिमेन सेम 8 न्यूटन पर कूलम, तो ए इसका करेक्ट चॉइस होगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a charge q is placed on the surface of a sphere of radius r. A point charge q is placed at a distance r from the center of the sphere. The force experienced by the charge q is. A charge q is placed on the surface. इस पे charge q place रखा है. A point charge q is placed at a distance r. R is greater than r. इसका radius r है. Now a point charge q is placed at a distance small r, जब ये स्मॉल r से ज्यादा है सेंटर से, the force experienced by the charge, तो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा वाज़ेह होना चाहिए। चार्ज q on the surface of a sphere, it must be conducting sphere, यहाँ पर लिखना चाहिए conducting sphere, ताकि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, या ये लिखा होना चाहिए चार्ज q is placed यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, तो तब क्वेश्चन बनेगा। तो या तो ये कंडक्टर होना चाहिए, और कंडक्टर होगा तो हमें पता है चार्ज कहीं भी रखो इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
या इट इज सेड दैट इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों केसों में। अब मान के वही चलते हैं, ये कंडक्टर है या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये चार्ज कितना फोर्स महसूस करेगा। तो शेल थ्योरम जो हमें पता है, शेल थ्योरम के हिसाब से बाहर के पॉइंट्स के हिसाब से ये शेल जो है इसका बिहेवियर ऐसा है जैसे ये सारा चार्ज कहां पे है, सेंटर पे है। आप सोच सकते हैं बाहर की दुनिया के लिए कि सारा चार्ज कहां पे है, सेंटर पे। अब ये चार्ज कितना फोर्स महसूस करेगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट चार्ज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए कौन सा है यहाँ पे, ये वाला सी वाला पार्ट इसका आंसर। So let us move to the next question. A charge Q is distributed uniformly throughout a dielectric sphere. तो डायलैक्ट्रिक स्फीयर है अब हमारे पास, डायलैक्ट्रिक स्फीयर मींस नॉन कंडक्टर, तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वॉल्यूम चार्ज ऐसे। A point charge Q is located at the distance r greater than r, ये इसका रेडियस r है और पॉइंट जो है इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है। सो यहां पर क्वेश्चन है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज Q ड्यू टू द चार्ज स्फीयर इज। अब ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यहां पे हमें देखना है पहले यहां पे इस चार्ज का फील्ड कितना है। इनफैक्ट यहां भी जो है इसका जो फील्ड होगा यहां पहले हम फील्ड देखेंगे। फील्ड टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, तो इसमें टोटल चार्ज जो Q है बाय आर स्क्वायर, और फिर फोर्स कितना हुआ, यहां पे चार्ज कौन रख रहे हैं, स्मॉल चार्ज QE, तो ये भी बनेगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर 44 में, यही आपका यहां भी आंसर आएगा, क्योंकि बाहर की पॉइंट के लिए आप यहां भी सोच सकते हैं कि ये सारा चार्ज सेंटर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज अगेन डायलैक्ट्रिक स्फीयर, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो अब ये बताया गया है इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r और लेस देन r इज, तो अंदर जो है अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट अ डिस्टेंस r। तो अंदर जो इसकी फॉर्मूला है हमने बोली है आपको इनसाइड, E inside for a spherical charged sphere, E inside is 1/4 epsilon naught Q by R cube into small r, ये इसकी फॉर्मूला है इनसाइड। मगर यहां जो आंसर है वो कहीं उसमें क्यों नहीं है, इसमें ये रो है, तो हम रो की फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे since rho is equal to charge density is charge per unit volume, volume is 4/3 pi capital R cube, इसका मतलब है जो Q है Q will be equal to this into this, वो हम इसमें डालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड will become 1/4 pi epsilon naught, Q का है Q/4/3 pi R cube और फिर डिवाइड बाय आर क्यूब, थोड़ा मैं शायद गलत कर रहा हूं तरीके में। E inside is this this whole thing is divided by r cube, तो यहां मैं थोड़ा ये बैक जाता हूं।
सो इट इज 1/4πε0, ये Q का सबस्टिट्यूशन है रो इंटू 4/3πR³ और फिर ये R है, तो ये 4π कैंसिल होगा 4π के साथ, R³ के साथ कैंसिल होगा। सो बचता है हमारे पास रो न्यूमरेटर में और ये R बचता है, डिनोमिनेटर में 3 और ε0 बचता है, 3ε0। रो R/3ε0 आपका बी चॉइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed on the surface of a conductor of irregular shape. The electric field intensity inside is. तो आपके पास एक irregular shape का कंडक्टर है, it must be if it is a conductor, तो हमने इससे पहले बात की इसकी, इस पे चार्ज Q अब डालते हैं, वो चार्ज Q एक ही जगह नहीं होगा, it will get distributed बट नॉन यूनिफॉर्मली। अगर स्फेरिकल शेप का कंडक्टर होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनफैक्ट जहां कर्वेचर ज्यादा है वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां कर्वेचर कम है वहां डेंसिटी कम होगी, पर जो भी होगा तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फील्ड इनसाइड विल बी जीरो एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी पर एक क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर शोन, यहां कंडक्टर दिखाया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो यहां पर देखिए पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, M, M इनसाइड फील्ड 0, यहां पे ये जो है यहां कर्वेचर कम है, यहां तो बिल्कुल कर्वेचर कम है, ये तो प्लेन है, यहां सबसे ज्यादा कर्वेचर है यहां इस पॉइंट पे P पे, तो यहां सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो मैक्सिमम होगी। तो सो याद रखिए आप इस क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। तो कर्वेचर यहां पर ज्यादा है, ज्यादा कर्व्ड है, यहां स्मूथ है, यहां ज्यादा स्मूथ है, जहां कर्वेचर ज्यादा है वहां ज्यादा होगा। और रेडियस के हिसाब से देखेंगे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। तो दूसरा है above in the above question electric field intensity is maximum at point, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम होगा। कंडक्टर के लिए फॉर्मूला जो है सरफेस ऑफ कंडक्टर पर फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, जहां सिग्मा ज्यादा होगा वहां फील्ड स्ट्रांग होगा, तो यहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा, यहां पर वीक फील्ड होगा। ठीक है, जितना शार्प पॉइंट होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, उतना सिग्मा ज्यादा हो जाता है और उतना फील्ड भी ज्यादा होता है, तो पॉइंट पी पर ज्यादा फील्ड होगा। तो यहां भी पॉइंट पी, यहां भी पॉइंट पी। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई और एरिया के मल्टीपल होता है, तो ई का है न्यूटन पर कूलम्ब और फिर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आपको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस। तो मैंने इससे पहले जिक्र किया आपका, हमें आपको बता दिया कि जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू ई उसे बोलते हैं, इट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इसी तरह हमने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ए कंडक्टर प्रेशर ऑफ ए कंडक्टर वो भी बराबर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इसका मतलब है, इसकी दूसरी फार्मूला भी है और इसके बराबर भी आता है। इसका मतलब है कि इन दो का डायमेंशन बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है सेम डायमेंशन। तो इसके साथ मैं ये लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।